हाँ तो नमस्ते जी, स्वागत है आप सभी का विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं 2 जुलाई यानी कि कल के लिए एसएसटी यानी कि सोशल साइंस के सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, तो आप लोग एकदम क्लास को फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करके भेज दीजिए, क्योंकि अकेले नहीं पढ़ना है, सभी दोस्तों के साथ मिलजुल कर पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने के लिए एसएसटी का सब्जेक्टिव, जो कि अब कल 2 जुलाई के लिए एक क्लास है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिए। विघ्नहर्ता श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। आप लोग भी गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले क्लास को आप लोग एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए फटाफट, और क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपका संपूर्ण एग्जाम का तैयारी मिलेगा। एग्जाम का संपूर्ण आपको तैयारी मिलेगा, एक एक प्रश्न को आपको इसी चैनल पर कराया जाएगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं पहले प्रश्न को। ठीक है, आपका फर्स्ट नंबर सब्जेक्टिव प्रश्न है। चलिए, आपका फर्स्ट नंबर प्रश्न है। कल ये प्रश्न आपको आएगा, पूछेगा बताइए कि राष्ट्रवाद क्या है। तो आपको लिखना है कि अपने देश के प्रति, क्या लिखना है आपको, कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा। अगर आप कल कल का ना अगर ये आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि राष्ट्रवाद क्या है, तो आप लिख दीजिएगा, एकदम लिख दीजिएगा फटाफट। आप लोग दिल बना के भेजिए, तो सिर्फ कुछ नहीं लिखना, बस अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, इतना भी लिख दीजिएगा ना। आपको एकदम 1 नंबर नहीं काट सकता, 2 में 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, तो अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि बताइए मेटरनिक युग क्या है। अगला प्रश्न आपका रहेगा कि मेटरनिक युग क्या है, तो आपको उत्तर लिखना है कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ने 1815 से 1848 तक यूरोप की राजधानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए 1815 से 1848 के काल को क्या कहते हैं? मेटरनिक युग कहते हैं। 1815 से लेकर 1815 से लेकर 1848 का जो समय है, ये क्या है? ये मेटरनिक युग है। ठीक है, बस इस बात को आपको लिख देना है, आपका एकदम आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो बताइए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न आपका रहेगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य है। तो आपको उत्तर लिखना है कि 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? एक सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन बुलाया गया था, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की। वियना कांग्रेस का उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र का पुनः स्थापना करना। ठीक है, बताइए वियना कांग्रेस के बारे में अगर आपसे पूछिएगा तो बताइए लिख पाइएगा या नहीं लिख पाइएगा? बताइए लिख पाइएगा ना? अगर लिख पाइएगा तो फटाफट आप लोग कमेंट में दिल बनाइए, यस सर लिख के हम आ जाएंगे। ठीक है, तो चले अगला प्रश्न पर देखिए। तो अगला प्रश्न आपसे पूछाएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि वियना संधि द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन क्या है। वियना संधि द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन क्या है? तो उत्तर लिखना है कि वियना संधि द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित है। तो पहला क्या है? पहला है कि फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनः स्थापना कर लुई 18 को फ्रांस का राजा बनाया गया। क्या क्या? फ्रांस में तो बुर्बो वंश का किया गया, पुनः स्थापना किया गया, और लुई 18 को क्या किया? लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाया गया। ठीक है, तो अगला पॉइंट आपका, अच्छा चलिए 2 नंबर आपका क्या है? 2 नंबर आपका पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट आपका, चलिए अगला पॉइंट आपका कि इटली को मेटरनिक ने कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इटली को क्या किया? मेटरनिक ने कई राज्यों में विभाजित कर दिया। ठीक है, जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया। ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया। बताइए हो जाएगा? बताइए, ये प्रश्न आपसे हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो आप लोग फटाफट कमेंट में दिल बना के भेजिए। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताएं। तो आपको लिखना है वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां निम्नलिखित है। पहला क्या है? तो पहला पॉइंट लिखना है कि पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने
फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनः स्थापना कर लुई 18वां को राजा बना दिया है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, तो दूसरा पॉइंट लिखना है कि गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोध करना मेटरनिक 1889 के फ्रांस की क्रांति की देन गणतंत्र प्रजातंत्र है। ठीक है। तो बताइए हो जाएगा। बताइए, ये लिख पाइएगा यस या नो, यस या नो, यस या नो बताइए, हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो यस लिखिए। ठीक है। तो चले अगला प्रश्न पर हम लोग चलते फिर। तो अगला प्रश्न आपका देखिए, यहाँ थोड़ा छूट गया था। ठीक है, आपको एक बार पढ़ लेगा। ठीक है, चलिए अगला 6 नंबर आपका प्रश्न देखिए। तो आपका 6 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णिम क्या है, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया था। तो आपको लिखना है कि स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन लुई फिलिप ने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए किया था। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। वह अपना प्रधानमंत्री गीजो को नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, बताइए हो जाएगा। इतना सही बात आपको लिखना है, बताइए हो जाएगा। होगा जो होएगा तो कमेंट में दिल बना के भेजिए। चलिए अगला प्रश्न आपका देखिए। तो अगला प्रश्न आपका कल ये 100% प्रश्न कल का आएगा ही आएगा। ठीक है, ये प्रश्न को एकदम बढ़िया से तैयार करके रख लीजिएगा आप लोग। तो अगला प्रश्न आपका देखिए कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण अगर कल आपसे पूछेगा, तो आपको आंसर क्या लिखना है। अगर कल आपसे पूछेगा तो आंसर आपको लिखना है कि लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, यानी कि प्रधानमंत्री बनाया, जो कि कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। वो किसी भी तरह का समाज में सुधार करना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि समाज विकसित करे। ठीक है, बस उसको लूटना से मतलब था। ठीक है, और ना ही उसे विदेश नीति में सफलता हासिल हो रही है। वो विदेश नीति में बार फेल हो रहे थे। ठीक है, उसके शासनकाल में देश में भुखमरी एवं बेरोजगारी व्यक्त होने लगी। उसके शासनकाल में क्या हुआ, देश में खूब बेरोजगारी और भुखमरी उठने लगी। ठीक है, इसलिए लोग जो तो जो लोग था इसका क्या करने लगे, विरोध करने लगे। विरोध करने लगे। ठीक है, बताइए इतना लिख दीजिएगा। अगर लिख दीजिएगा तो कमेंट में यस सर लिखिए, यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला 1848 के फ्रांसीसी क्रांति आपसे कल पूछा जाएगा। तो बताइए 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो आपका वही सेम टू सेम बस आपको लिखना जो अभी अगले पढ़ाए थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला आपका यही तो अभी पढ़वे किया 1848 का फ्रांसीसी क्रांति। चलिए अगला देखिए। अगला आपका ये प्रश्न कल आएगा ही आएगा। पूछेगा हिंद चीन का अर्थ क्या होता है, बताइए। आपसे पूछेगा कि हिंद चीन का अर्थ क्या होता है। तो आपको लिखना है कि हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ क्या है, प्रायद्वीप क्या है, क्षेत्र है। ठीक है, जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, इसमें आपसे पूछा है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि हिंद चीन में कौन कौन आता है, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। ठीक है, बताइए ये आप लिख पाइएगा या नहीं लिख पाइएगा, बताइए। अगर आपसे कल ये पूछेगा, कल आपका ये प्रश्न आएगा तो बताइए, तो आप लिख पाइएगा या नहीं। अगर लिख पाइएगा तो कमेंट में दिल बना के फटाफट भेजिए, यस सर हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो भाई प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि यहीं पर आपको 100% एकदम तैयारी कराया जाएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी का। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न आपका 2 नंबर, ये हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करिए। तो आपको लिखना है कि 1862 में फ्रांस ने कोचिन होगा, कोचिन ना होगा, चीन क्या है, लिखना है कि 1862 में फ्रांस ने चीन को यहाँ कोचिंग नहीं होगा जी, चीन होगा, कोचिन यहाँ हो गया, टाइपिंग मिस्टेक। चीन को अपने अधीन कर लिया था, क्या किया, अपने कब्जा में कर लिया था। 1863 ईस्वी में फ्रांस कंबोडिया को अपने संरक्षण में ले लिया। 1864 ईस्वी में फ्रांस ने अन्नाम को अपने संरक्षित राज्य बना लिया। 1904 में फ्रांस ने लाओस को अपने संरक्षण में ले लिया। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होते ही संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस की अधीनता हो गई। ठीक है, बताइए हो जाएगा।
बताइए, ये लिख पाइएगा, ये नहीं लिख पाइएगा, ये प्रश्न आपसे हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो आप लोग फटाफट चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोग का देखिए, तो अगला प्रश्न आपका है कि फ्रांस द्वारा हिंद चीन को उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। तो आपको लिखना है कि फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सम्मान करना था। भारत में फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहे थे। चीन में उसकी व्यापारिक पद्धति मुख्य रूप से इंग्लैंड से थी अतः सुरक्षा के आधार के रूप में उन्हें हिंद चीन क्षेत्र उचित लगा। ठीक है, बताइए लिख पाइएगा या नहीं लिख पाइएगा, तो आपको एकदम बढ़िया सा लिख पाइएगा। ठीक है, चलिए अगला, ये तब का प्रश्न छोड़ देते, ये प्रश्न आपका नहीं आने वाला है इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय होते हेतु मार्ग प्रशस्त क्या कैसे। ठीक है, तो आपको लिखना है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय रूसी क्रांति तात्कालिक कारण बना, क्योंकि युद्ध के माध्यम जार द्वारा सेना का, जार मतलब होता है यहाँ राजा, जार मतलब क्या होता है, जार मतलब होता है राजा। ठीक है, आप लोग समझिए। तो सेना अपने हाथों में लेने के कारण जार और उसके क्या निकटतम व्यक्ति को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र का प्रतिष्ठा और भी गिर गया। ठीक है, चलिए बताइए, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको लिखना है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। आपको कल ये प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, आपको से पूछा जाएगा बताइए कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है कि अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अर्थव्यवस्था क्या है, बस इतना सा बात है। जी इतना सही बात लिखिए, आपको एकदम 2 में 2 नंबर मिलेगा। कोई नहीं काट सकता है, कोई काट ही नहीं सकता नंबर अब तक। ठीक है, तो देखिए क्या है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, बस आपको लिखना अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या करता है, योग करता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अगला है कि आर्थिक क्रिया क्या है। तो वो सभी क्रियाएं जिसमें हमें आय प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, हमें जो भी यूट्यूब से पैसा मिलेगा, अभी तो नहीं मिल रहा है फिलहाल। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा 1000 सब्सक्राइब पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अभी हमें पैसा नहीं मिल रहा है। अगर पैसा जैसे ही मिलना चालू हो जाएगा, ये क्या होगा, हमारा आय का स्रोत हो जाएगा। हम जो भी कोई भी काम के, जैसे हम पढ़ाएंगे, हमको पढ़ाई से पैसा मिलेगा, वो हमारा क्या हुआ, आर्थिक क्रिया हो गया। क्या हुआ, आर्थिक क्रिया। ठीक है, ऐसा आप कुछ काम करेंगे, आपको उसके बदले पैसा मिलेगा, तो वो क्या हुआ, आर्थिक क्रिया हुआ। ठीक है, समझ गए। तो वही बोले कि वह सभी क्रिया जिसमें हमें आय प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ गए। चले अगला प्रश्न पर चलिए। तो अगला प्रश्न आपका है कि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट करें। तो पूंजीवादी और आपको अर्थव्यवस्था में क्या करना है, आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो आपको लिखना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ गए। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो आपको लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी परिभाषा बताएंगे। ठीक है, तो आपको लिखना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का क्या होता है, अधिकार होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, पूंजीवादी राष्ट्र है। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपका समाजवादी। आपसे बोलेगा समाजवादी, दोनों अंतर न बोले तो दोनों का परिभाषा लिखना पड़ेगा अंतर में। ठीक है, लिखना है कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर किसका, सरकार का नियंत्रण होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। चीन, क्यूबा, इस सब में क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। बताइए, समझ गए। बताइए, ये प्रश्न अगर कल आपसे पूछ लिया जाए तो बताइए, लिख पाइएगा ये नहीं, यस या नो, यस या नो, यस यस यस, बहुत बढ़िया। अभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आप पढ़ किए। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला आपका है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आपको लिखना है मिश्रित क्या होता है, मिश्रित उसे कहते हैं जहाँ की पूंजीपति वर्ग भी और सरकारी आदमी भी एक कार्य कर सकते हैं, दोनों मिलजुल कर सकते हैं, वो मिश्रित है। जैसे भारत में देखिए आपका सरकारी स्कूल भी मिल जाएगा और प्राइवेट स्कूल भी मिल जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल भी मिल जाएगा, प्राइवेट स्कूल भी, जहाँ प्राइवेट और सरकारी दोनों हो वो क्या है, मिश्रित है। ठीक है, तो लिखना है आपको वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का क्या स्वामित्व होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत क्या है, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था देश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आप लोग देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या,
सतत विकास, आपसे अगला कल पूछा जाएगा कि बताइए सतत विकास क्या है। तो आपको लिखना है कि वैसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी, यानी कि आने वाला पीढ़ी, भावी मतलब आने वाला पीढ़ी होता है, ठीक है। तो क्या है, तो वैसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे सतत विकास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं, ठीक है। बताइए, हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। तो चलिए अगले प्रश्न देखिए, आपका सतत विकास क्यों आवश्यक, ये प्रश्न आपसे पूछा है कि सतत विकास क्यों आवश्यक है। तो आपको लिखना, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग और तकनीकी प्रयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सतत विकास आवश्यक है, ठीक है। बताइए सतत विकास क्यों आवश्यक है, ये बता पाइएगा, यस या नो। यस यस, बहुत बढ़िया। चलिए 8 नंबर आपका प्रश्न पूछेगा आपसे कि समावेशी समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। तो आपको लिखना है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूत ना रहे, उसे समावेशी अभिक्रिया कहते हैं। समावेशी मतलब सबको समान क्या करना, सबको समान, अमीर गरीब सबको समान एकदम अधिकार हो, समान सब चीज़ मिले, उसे ही समावेशी अभिक्रिया कहते हैं। शॉर्टकट में हम आपको समझा दिए, ठीक है। तो चले अगला प्रश्न देखिए। तो अपने अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आर्थिक नियोजन क्या है। तो आपको बताना है कि राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का उपयोग करने की योजना आर्थिक नियोजन कहलाता है, ठीक है। देश की जो आपका क्या है, देश की जो आपको संसाधन है उसका प्रयोग करना ही क्या है, आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, ठीक है, समझ गए। हो जाएगा। चले अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि मानव विकास सूचांक, मानव विकास सूचांक इससे क्या सब अभिप्राय है, क्या समझते हैं। लिखना, मानव विकास सूचांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा महबूब उल हक के निर्देश में तैयार किया गया था। मानव विकास 3 सूचक है, जीवन, आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर, ठीक है। बताइए मानव विकास सूचक आप लिख पाइएगा, ठीक है। लिख पाइएगा तो कमेंट में फटाफट कर दिल बना के भेज दीजिए, समझ गए तो। चलिए अगला 11 नंबर आपसे पूछा जाएगा कि मानव विकास सूचक के घटक बताएं। तो आपको लिखना है कि घटक निम्नलिखित है। पहला आपका जीवन आशा, दूसरा शिक्षा प्राप्ति, तीसरा जीवन स्तर, ठीक है। बताइए ये तीनों लिख पाइएगा, बताइए समझ गए, लिख पाइएगा या नहीं लिख पाइएगा, फटाफट बताइए। यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चले चले 12 नंबर आपका है कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। मानव विकास रिपोर्ट आपसे पूछेगा तो आपको बताना है कि मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें मानव विकास के 3 सूचक, अभी जो परिभाषा तो वही आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले अगला देखिए, अगला आपका है, चलिए अगला आप देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली। अगला आपका है वस्तु विनिमय प्रणाली। आपका कल ये पूछेगा ही पूछेगा कि बताइए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो आपको लिखना है वैसा प्रणाली जिसमें एक वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। बताइए आप लोग कभी भी, अभी देखिए अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है। तो गर्मी के मौसम में आप लोग ये वाला खाइबे किए होंगे। ये क्या है सर, ये वाला अभी तुरंत बताते ये क्या, आप लोग पहले समझ जाइएगा, अगर नहीं समझते हैं उसके बाद भी हम बताते कि ये क्या है। बताइए आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए। जो समझ गए बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत चालाक है। बताइए क्या है, ये आपका आइसक्रीम, आइसक्रीम ये क्या है, आइसक्रीम, लाल 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 आइसक्रीम, अभी आप लोग खाइबे किए होंगे, ठीक है। अभी क्या करें आप लोग इधर बहुत जल्दी एकदम गर्मी में खूब आइसक्रीम दबा के खाएंगे। तो बताइए पहले जो अभी भी होता है कि अभी आइसक्रीम खाते होंगे आप, अगर आप पैसा से खाएंगे तो कोई बात नहीं। आप देखेंगे कि गांव टोला में जो आइसक्रीम बेचने वाला आता है वो क्या करते, गेहूँ लेके आइसक्रीम दे देते, क्या करते, गेहूँ लेके आइसक्रीम क्या करते, आइसक्रीम दे देते। तो बताइए एक वस्तु क्या हुआ, गेहूँ भी एक वस्तु है, गेहूँ भी एक वस्तु, आइसक्रीम भी क्या है, और आइसक्रीम भी एक वस्तु है। तो वस्तु से वस्तु का लेन देन ही क्या है, यही तो विनिमय प्रणाली है। आप गेहूँ देखिए, देखिए आप गेहूँ देके आप आइसक्रीम ले लिए, तो ये क्या हुआ, एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु लेना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है, ठीक है, समझ गए। तो क्या है, वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है, ठीक है, समझ गए। समझ गए तो चले बढ़े अगला क्लास, अगला क्वेश्चन आपका है मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली में क्या होता है, जिस तरह से विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली हम वस्तु से देकर वस्तु लेते थे, उसमें मौद्रिक प्रणाली में क्या, मुद्रा यानी कि पैसा को देकर वस्तु लेते हैं, ठीक है। वैसा प्रणाली जिसमें मुद्रा से वस्तु का लेन देन होता है उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं, ठीक है, समझ गए। चले मुद्रा की परिभाषा आपसे पूछेगा तो आपको लिखना है सामान्य स्वीकृति प्राप्त विधि ग्रह एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम मूल्य
के समान मापन ऋण के भुगतान का मापदंड तथा संचित के साधन के रूप में कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। वो क्या करती है? मुद्रा कहलाती है। ठीक है, समझ गए। चले अगला प्रश्न देखिए। अगला आपका संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे। तब को लिखना है सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विधि द्वारा विविध विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को क्या करती जन्म देते हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु संसाधन संरक्षण क्या है? आवश्यक है। ठीक है, संसाधन संरक्षण आवश्यक क्यों, आप समझ गए। अगर समझ गए तो आप लोग फटाफट कमेंट में दिल बना के भेजिए यस सर समझ गए। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। तो अगला प्रश्न आप लोग देखिए। तो अगला प्रश्न आपका है कि संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना है कि संसाधन निर्माण में तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ तकनीकी की सहायता से जीवन उपयोगी बनाए जाते हैं। एक ही संसाधन का उपयोग विभिन्न तकनीक के द्वारा अलग अलग कामों में किया जाता है। समझ गए? बताइए अगर समझ गए तो आप लोग फटाफट कमेंट में दिल बनाइए। कैसा दिल बना रहे जी? आए मेरा दिल पंचर हो गया है जी, मैं मजाक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न आपसे कल पूछा जाएगा कि बताइए क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है क्योटो सम्मेलन 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? क्योटो शहर में हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस के उपयोग में कटौती करना था। ठीक है, समझ गए तो आप लोग फटाफट यस कमेंट में। आप समझदार हो, ये कमेंट में आपको क्या भेजना है? समझ गए तो कमेंट में दिल भेजना है, दिल। ठीक है गुरुजी दिल लीजिएगा, हाँ जी दिल लेंगे। ठीक है, चलिए 7 नंबर आपका अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। अभी आप पहले थोड़ी देर पढ़े थे, वो बस वही आपको लगा देना यार। ठीक है, तो चले अगला देखिए। अगला आपका है कि संरक्षण संसाधन का क्या महत्व है। संसाधन इसलिए बचाना कि आने वाला पीढ़ी को कोई दिक्कत ना हो, सतत विकास हो। ठीक है, समझिए आप पहले पढ़िए चुके हैं, ये भी आपका हो ही चुका है जलोढ़ मृदा। चलिए ये देखिए, ये आपका है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम बताएं एवं इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है बताएं। ठीक, तो आपको लिखना है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य जैसा है, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा पंजाब, उसके बाद गुजरात, उसके बाद आपका राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तथा असम। ये सब क्षेत्रों में, ये सब राज्यों में क्या पाया जाता है? जलोढ़ मृदा पाया जाता है। तो इसमें हम जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी खेती कर सकते हैं? पहला हम गन्ने की खेती कर सकते हैं, चावल की खेती, मक्का की खेती, दलहन जैसी फसलों की खेती आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बताइए समझ गए? बताइए हो जाएगा या ना हो जाएगा? फटाफट बताइए, लिख पाइएगा या नहीं लिख पाइएगा? लिख देंगे जी, लिख देंगे गुरुजी, आपका बच्चा कमज़ोर नहीं है। ठीक है, चलिए हमारे शेर शर्मियाँ बहुत तेज हैं। समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए ढलान के रूप में खेती की जाती है। इसी खेती को ही समुच्च कृषि कहते हैं। ये समुच्च कृषि कहाँ होता है? ये समुच्च कृषि होती है उत्तराखंड में आपका समुच्च कृषि ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, कुछ नहीं, बस पहाड़ जो है ना, पहाड़ से क्या होता है, एकदम मिट्टी कट जाता है। उसी को रोकने के लिए क्या क्या पहाड़ पर सीढ़ी रंग का एकदम ढालू नमक क्या बना दिया, उसी पर खेती करने लगे ये लोग। समझ गए? ठीक है, चले अगला प्रश्न पर चलिए। अगला आपका देखिए, अगला है पवन अपवर्तन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। तो पवन अपवर्तन वाले क्षेत्र में पट्टिका पद्धति उपयोगी मानी जाती है। इस कृषि में फसलों के बीच घास की पट्टी लगाई जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बार गेहूँ बुन दिए, उसके बाद क्या है पर घास लगा दी, फिर गेहूँ बुन दिए, फिर घास लगा दी, कि हवा चले ना घास रोक ले, गेहूँ को कोई क्षति ना हो। ठीक है, समझ गए? बस उसी को हम कहते हैं पवन अपवर्तन वाले। चले अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि भारत के किन किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ, यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। तो भारत के पूर्वी तटीय मैदान में महानदी गोदावरी नदी, कृष्ण और कावेरी नदी द्वारा डेल्टा का निर्माण हुआ। ठीक है, समझ गए तो फटाफट आप लोग कमेंट में बताएं हाँ सर समझ गए, कोई
दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यह काफ़ी क्या उपजाऊ, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, काफ़ी उपजाऊ होती है। ठीक है, अगला आपका है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो फसल चक्र संरक्षण द्वारा मृदा के पोषक स्तर को बराबर क्या है का जी बरकरार रखा जाता है। गेहूं, चावल, मक्का, आलू के लगातार उगने से मृदा के पोषक तत्वों में कमी हो जाती है। ठीक है, इसलिए बीच बीच में क्या करते हैं, दलहन की खेती की जाती है, जिससे कि एकदम इसको नाइट्रोजन मिल सके और ये अच्छा से मृदा संरक्षण कर सके। ठीक है, समझ गए तो फटाफट कमेंट में दिल बनाइए सर, समझ गए। चलिए, छठा नंबर प्रश्न देखिए आपका अगला है कि मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख कीजिए। तो मृदा निर्माण के कारकों का निम्नलिखित उल्लेख है। पहला आपका उच्चवान या धरातल, दूसरा मूल सेल या चट्टान। ठीक है, बस दुएगो सर, 2 नंबर का पूछेगा तो दुएगो नहीं लिखेंगे जी भाई जी। चले, 11 नंबर का प्रश्न है कि खूनी रविवार क्या है। ये प्रश्न आपका कल आएगा ही आएगा, ये प्रश्न आपसे कल आएगा ही आएगा खूनी रविवार के बारे में। तो आपको लिखना 1904-5 के रूस जापान के युद्ध में रूस के पराजय के कारण रूस में क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारों के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। ठीक है, इसी कारण 22 जनवरी यानी पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। उस दिन क्या था, रविवार का दिन था। ठीक है, समझ गए। चले अगला देखिए, अगला आपसे अक्टूबर क्रांति के बारे में पूछेगा। तो आपको लिखना 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक ने लेनिन के नेतृत्व में प्रोटोगार्ड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। करेंसी रूस से छोड़कर भाग गया। इसी ही रूस की अक्टूबर क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग का पूरा एकदम समाप्त हो गया, पूरा एकदम सभी प्रश्नों का एकदम अच्छे से हम आपको समझा कर आंसर बता दिए। ठीक है, तो सबसे अच्छा से इसका जाइए आप लोग, बढ़िया से रिवीजन करके जाइए और बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए। मेरा बहुत सारे शुभकामनाएं कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत 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 सुंदर जाए, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत सुंदर जाए। एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटा, सभी प्रश्न आप एकदम 100 में 100 सॉरी 80 नंबर का पूछेगा, तो 80 में 80 आप लोग करके आइएगा। चलिए, ऑल बेस्ट ऑफ लक, जाइए आप लोग एकदम बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए। बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, जाइए आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, बाय।